मेरा नाम विजय है। मेरा दिल्ली में अपना एक छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया हुआ था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ही पलट दी कि मैं यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो दिल्ली में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर छोटी सी पहले तो नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई और मैंने अपना एक खुद का होटल बना लिया जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम किया करते थे। वह सब खाना बनाते थे और मैं उन लोगों पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा ज़रूर था पर यहाँ खाना बहुत ही टेस्टी बनता था। लोग दूर दूर से मेरे होटल में खाना खाने के लिए आते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र करीब 28 साल की हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैंने एक लड़की को देखा। वह मुझे पहली नज़र में ही देखते ही भाग गई थी। वह मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर ये परेशान क्यों है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात थी, ना तो मेरा उस लड़की से कोई भी रिश्ता था और ना ही कोई जान पहचान थी, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वह बेचैन होकर और बड़े ही रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी, सर मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ आप इनकार मत करिएगा और मुझे नौकरी दे दीजिएगा। मैं बहुत दूर से यहाँ पर उम्मीद लेकर आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते थे और तो और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ मेल था, उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता था। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की, कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाया करता था। मैं यहाँ का मालिक था, इसीलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी और फिर उस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने उसे नौकरी नहीं दी। उसने मुझसे फिर से कहा कि सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए। मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका इतना मासूम चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है और तब मैंने उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए और बता दिया कि तुम्हें कहाँ पर काम करना है। उसे मैंने सब्जी वगैरह काटने का, चीज़ों को फ्राई करने का और मसाले पीसने का काम बता दिया था। वैसे और काम करने के लिए तो मैंने कुक रखे हुए थे। इस बात से वह बहुत खुश हो गई थी। उसने फिर से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और आपने एक मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मुझसे मत कहो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में ही दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर आपने उस लड़की को यहाँ पर नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दी। देखिए कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। आप देखना कहीं ऐसा ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर
फरार हो जाए। लेकिन वह लड़की अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन की भी छुट्टी भी नहीं की थी। वह लगातार काम कर रही थी और वह हमेशा टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी। और अब उसे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। फिर उसका 1 महीना पूरे होते ही उसने मुझसे एक बड़ी ही अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मैं उसके एक बार कहने पर ही उसे कुछ पैसे दे दिए। उसने कहा कि नहीं सर, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। मैंने जब उसकी ये बातें सुनी तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया था और फिर मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझे ये बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम कविता बताया था। उसने बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। वह सलवार कमीज पहने हुए थी। उसके सिर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वह देखने में जवान और बेहद खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरी डांट पर वह बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी भी कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन वह अचानक एक दिन किचन से भागते हुए निकली थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि आखिर ये क्या मामला है। जब मैं किचन में गया तो स्टाफ के सारे ही लड़के अपने अपने कामों में बिजी थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि कविता यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है? क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? वह कहने लगे, नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से वह डरकर भागी थी, ज़रूर कोई ना कोई बात तो थी। अगले दिन जब वह सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कल क्या हो गया था? कल तुम इस तरह से भागकर यहाँ से क्यों गई थी? उसने कहा कि आपके होटल में काम करने वाला वह जो नौकर है, जो सांवले रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वह किसकी बात कर रही है। वह मेरे होटल में काम करने वाले सांवले रंग के लड़के, जिसका नाम विशाल था, उसकी बात कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है इस बात पर? उसने कहा हाँ, मैं एक साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वह बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने पास में आता और आकर मेरे साथ बार बार टकरा जाता और कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और फिर उसने आज तो हद ही कर दी थी। आज उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया था और फिर मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तो तुम्हें उसी टाइम मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। तुम्हें इस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने विशाल को बुला लिया और कहा कि क्या तुमने ऐसी हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने की बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि जहाँ इज्जत से काम कर रहे हैं वहाँ भी हम महफूज नहीं हैं, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द उन्हें कोठों की तरफ धकेल देते हैं। विशाल ने कहा, सर, ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। मैं आपके साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और इस लड़की को आए हुए तो अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और आपने उसकी बात मान ली और मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं। बात तो विशाल की भी मुझे ठीक लगी थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि ये लड़का ही गलत है और इसी ने इस लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया था कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने विशाल से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। और वह मेरे होटल से चला भी गया और जाते जाते ये कहकर गया कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया है। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाएगी और फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और ये गलत थी। जाहिर सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया था तो वह मेरी इस बात पर तारीफ़ तो नहीं कर सकता था।
इसलिए वह उसका नाम भी बदनाम करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे खास शेफ ने कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अब देखना इस तरह के मैटर्स आए दिन यहाँ पर होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों के बीच में काम करना कोई मजाक की बात नहीं है। और आप ये भी नहीं जानते हैं कि ये यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया है, तो कोई 6 साल से नहीं गया होगा, तो कोई 8 साल से नहीं गया है। ऐसे में खूबसूरत लड़की के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द में इतना भी नियंत्रण नहीं होता है कि वह अपनी पत्नी से अगर नहीं मिल पा रहा है तो वह किसी भी औरत पर इस तरह से अपनी नज़र डाल देगा? वह आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है सर। इस दुनिया में बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता, बल्कि वह दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी पत्नियों को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है, तो वह इस चीज़ का बहाना ना बनाए कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम के लिए ही कर रहे हैं, और किसी भी मर्द को अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो वह उसे सहारा दे, ना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करे। मैंने उसे कहा कि अगर कविता को काम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर कविता के लिए मोहब्बत भरी फीलिंग नहीं होती तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वह अपनी स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी खास पता नहीं था कि वह क्या शादीशुदा थी, उसके माता पिता थे, या फिर उसकी कोई मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की। आखिर यहाँ पर काम वो क्यों कर रही थी? मुझे उससे धीरे धीरे सब कुछ पूछना था, और अगर वह कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मुझे नहीं लगता था कि वह शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। वह कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी और वह कमसिन जवान लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता था तो वह खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह अपने घर से वो मेरे लिए कुछ बनाकर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था। जो भी था, उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। वह कहने लगी कि मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो और मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लेती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो मेरे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही वह खीर टेस्ट की तो मैंने उससे कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने कहा कि तुम्हारे हाथों में तो बहुत बड़ा जादू है। मैंने कहा कि ये खीर तुम मेरे होटल पर भी बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैं उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था और अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था और होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे। होटल का बचा हुआ खाना भी वह अपने घर ले जाती थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी और उसकी परेशानी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या बात है जो तुम इतना परेशान रहती हो, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला यही सोचेगा कि पता नहीं ये क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था और जगह जगह पानी भी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ कस्टमर आए हुए थे, लेकिन फिर वह भी चले गए।
अभी होटल को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि अब सब अपने अपने घर के लिए चले जाओ। बहुत टाइम बाद बारिश हुई थी। कुछ पता नहीं कि कहीं ये बारिश ज़्यादा ना पड़ जाए। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। कविता भी जा रही थी। मैं उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देख रहा था और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे के बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि वह वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वह अपना कोई सामान यहाँ पर भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा, क्या बात है कविता, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे दरअसल कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी भी नहीं है और आपकी शादी भी नहीं हुई है। अभी मैंने कहा कि ये तुम्हें किसने बताया है? तो वह कहने लगी कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो बस मैंने वहीं सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वह काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। एक दिन के लिए मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। इसके बदले में मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने ये बात मुझसे कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वह मुझे इस तरह के ऑफ़र दे रही थी, वह भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है कि वह यही सोचेगा कि लड़की तो ठीक नहीं है, लेकिन वह शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था तो फिर मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे होटल के रूम में ले गया। मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे इसके बहुत मिलेंगे। पहले तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भर के देखने की कोशिश की तो वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी कि मुझे जाने दो, प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो, और भगवान के लिए मुझसे अब बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उससे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वह मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम चलते जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था। हम लोग आबादी से अब काफ़ी दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, और फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है। फिर मुझे गलत काम करने का ऑफ़र भी देती है और अब ये कह रही है कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ही कर रही है और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे लेकर जा रही थी, कहीं वहाँ पर मुझसे ये सब कुछ छीन ना ले। मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे महंगे मोबाइल भी थे। वह सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? यहाँ पर तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
आज तो बारिश का दिन था। इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसे आज ही ये सब कुछ क्यों याद आ रहा था? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। अब तो मेरे दिमाग में हजार तरह की बातें आ रही थीं। जब अचानक से उसने कहा कि वो सामने वाली गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दे। ये घर मुझे बहुत देखने में छोटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि घर की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वो भी मेरे साथ गाड़ी से उतर गई और फिर हम लोग घर के अंदर चले गए। घर की हालत देखकर मुझे ये आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबों का राज है। इस घर में कुछ भी नहीं था। सामने ही किसी बच्ची के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि ये लड़की शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन जब भी वह काम पर आती थी तो वह बच्चों को अपने साथ नहीं लाती थी। शायद अपने बच्चे घर पर छोड़कर ही जाती थी। बच्चों की चीज़ें तो पड़ी हुई थीं, मगर बच्चा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक बच्चे की पुरानी सी वॉकर भी थी और कुछ खिलौने भी थे। उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वह मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए कविता से पूछने लगा कि ये कौन है। कविता ने उसको पास जाकर बताया कि ये मेरे सर हैं, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, और ये वहाँ के मालिक हैं। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया और उसे पानी पिलाने लग गई थी। उसके बाद उसने उसे दवाई खिलाई। फिर उसने मुझसे कहा कि सर, आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाओ। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक और कमरा था और वह बाहर सिर्फ एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। आंगन तो मैं बस समझाने के लिए कह दे रहा हूँ, वह तो बस एक छोटी सी खाली जगह थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया और ये सोचने लग गया कि घर में बच्चों के खिलौने तो पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर कविता तुरंत ही बाहर आ गई और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा है। फिर उसने मुझे बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वह मेरा पति है। ये सुनकर तो जो मेरे हाथ में उम्मीद का शीशा था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और ये पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि मेरा पति बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, ये तो मैंने देख ही लिया है, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे पति को जो उनकी ऐसी हालत हो गई है? इस पर कविता ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था? उसने कहा कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तब भी वह ऐसा ही था। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी गई थी जिसे पैरालाइज है। आखिर किसने तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई थी? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? कविता ने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ उसका एक हाथ में पैरालाइज था। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी, क्योंकि वह एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन उसका दूसरा हाथ ठीक था। वह मुझे उस हाथ से बहुत मारता भी था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2.5 साल की थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसे निमोनिया हो गया था और वह बुखार से तड़प रही थी। और फिर भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ फिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे इसके हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत लालची लोग थे। ये मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और उसने मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझसे मेरे माता पिता से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ बस अत्याचार ही बर्दाश्त करती ही आ रही हूँ। ये अभी भी मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने कहा कि अभी भी तुम पर हाथ ये कैसे उठा सकता है? ये तो बीमार है।
उसने कहा कि अभी इसका पैरालाइज बढ़ गया है और इसकी टांग पर भी पैरालाइज का असर हो गया है। इसे कानों से सुनाई भी नहीं देता, ये बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन एक हाथ इसका अभी भी चलता है। उसने एक डंडा अपने पास रखा हुआ है जो उसके बेड के पास ही रखा रहता है और उसने अपने हाथ की उंगलियों में पकड़कर जब वह गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और वह डंडे के साथ मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये ढीली ढाले कपड़े पहनती हूँ ताकि मेरे शरीर पर जो जख्म के निशान हैं वह किसी और को ना दिख जाएं। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। ये आदमी मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रख रही हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? और तुम उसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर रही हो। इस आदमी के लिए तुम मेरे साथ भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है जो औरत को कुछ भी नहीं समझते हैं, और वो भी एक ऐसी औरत को जो एक घटिया मर्द के लिए अपनी मेहनत से पैसा कमाती है और उसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं उसको इस तरह की एडवाइस देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, ये जैसा भी है पर है तो मेरा पति ही, और मैं अपना सुहाग खुद से तो नहीं उजाड़ सकती हूँ। जब तक इसकी सांसें चल रही हैं मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ये मेरे साथ इसीलिए बुरा कर रहा है क्योंकि ये मुझे भी बहुत बुरा बनाना चाहता है। ये सब तो जाएंगे ही एक दिन नरक में, और इनसे सवाल भी ज़रूर किया जाएगा और इनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मैं उनके साथ कुछ बुरा करती हूँ तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर तो मेरी ही जीत होगी और ये सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि अगर ये मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाएंगे, लेकिन अगर ये अपनी मौत पर गया तब भी सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि मैंने ही अपने पति को मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालत में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं आता। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है या फिर धंधा करती है, ये गलत तरीके से पैसा कमाती है। वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और उसे मारता भी हो, फिर ये उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? आखिर मैं किस किस को जवाब दूँ? इसीलिए अब तो मैं बहुत तंग आ गई थी। इसीलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत ही कर लेती हूँ। तभी आपको मैंने वह सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं वह सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम पलक रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से ही वह मुझसे दूर चली गई। वह बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थीं। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने कविता की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पास जो पैसे थे वह सब कुछ रख दिए और उससे कहा कि ये मोबाइल बेच देना और इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इसको बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और मैंने उसके पति से कहा कि तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है और तुम हो कि उसको नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे तो ना भगवान की कसम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वह मुझे हैरान होकर देख रहा था क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था
कि मैं उससे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल आया था। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसने क्यों अपनी बेटी का सामान वहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी और हर चीज़ों पर जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी उसका मतलब तो यही था कि जिसका सामान है वह बेचारी तो इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहाँ से चला आया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी बुरी है कि लोगों ने एक तरफ औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वह अच्छा भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं हो सकती, और वहीं दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि अगर मर्द औरत के कहने पर गलत काम करने के लिए इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो कविता को इनकार कर दिए था, वरना ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश भी हो रही थी, और कविता ने तो मुझे खुद कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इनकार करके ये साबित कर दिया था कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का कोई इरादा नहीं रखता है तो फिर उसे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती है। और वह भी इस बात से बच गई थी। कविता काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था, वह भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी अभी भी थी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वह कभी भी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वह अपने पति को छोड़ने वाली होती तो अभी तक तो वो छोड़ चुकी होती। मैं कविता को अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रख दिया था, जहाँ पर वह हमेशा के लिए सेफ रहने वाली थी। लेकिन मैं उसके सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति का बिहेवियर अब तुम्हारे साथ बेहतर हुआ है या नहीं। क्या वह अभी भी तुम्हें मारता पीटता रहता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो। लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वह मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से वह मेरे लिए कुछ खाने का बनाकर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों तक वह मुझसे दूर दूर रही थी तो मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या लाई हो तुम कविता? तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल मेरे टेबल के ऊपर रख दिए थे। मैंने उससे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया? तो वह कहने लगी कि नहीं सर, मुझे इन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि ये सब कैसे हुआ? उसने कहा कि उस दिन के 2 हफ्ते के बाद ही एक रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थीं, लेकिन मैंने उसकी बातें सुन ली, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये लोगों की आखिरी बातें हैं। आगे मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपको इसीलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मेरी शादी होने जा रही है, और वह भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वह अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी कर रही है। अगर उसका पति दुनिया से चला गया तो वह मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे बताती तो मैं उससे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 2 तारीख को मेरी शादी है और आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 2 तारीख तो 10 दिन के बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वह किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका भी अपने हाथ से गवा दिया था।
वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था। मैं ही उससे इस बारे में बात कर लेता तो वह मुझसे शादी करने से कभी इनकार नहीं करती। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होता। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक मुझे हलचल की आवाज़ सुनाई दी और कोई अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सामने देखा। तभी मैं हैरान रह गया था। अभी सामने कोई और नहीं बल्कि कविता खड़ी हुई थी और वह दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या कोई परेशानी हो गई है? क्या सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा पति कहाँ है? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो? वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मेरा दूल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? और अचानक से फिर मैं समझ गया था कि वह मुझसे क्या कहने जा रही है। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप ही वह इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी हिफाजत भी की और मेरी मजबूरियों को समझा। मुझ पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती और मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने मुझे ये बात कही तो मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैं भी उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था और खुशी से पूरी तरह से मैं डूब गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली थी। वह मेरी पत्नी बन गई और हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। वह मेरे घर को अच्छी तरह से संभालती है और अब तो वह मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। फिर जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह कहती है कि ये मेरी वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये वापस मेरी ज़िंदगी में आ गई है। मैं इसका नाम पलक रखूँगी। मैं भी उसे कहता हूँ कि हाँ, तुम इसका नाम पलक ही रखना क्योंकि ये बहुत प्यारा नाम है और तुम यही समझना कि ये तुम्हारी वही बेटी है जो दोबारा से तुम्हें वापस आकर मिल गई है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटा दी है। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। उसके दम से ही मेरा होटल और भी ज़्यादा अच्छा चल निकला था। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कविता के रूप में एक बहुत खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई है क्योंकि मैंने कभी कोई भी बात ऐसी नहीं की थी कि अगर मैं उस रात उसके साथ गलत काम करके अपनी गलत इच्छा को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने हमेशा उसकी मदद की और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। कविता की ज़िंदगी में भी अब सुकून था क्योंकि जब वह अपने माता पिता के पास थी तो उन लोगों ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए थे और शादी के बाद तो उसके पति ने भी उसकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में बहुत सुकून से रहती है वो और मेरे साथ बहुत खुश है और उसे भी यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। भगवान ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया। अब वह मेरी पत्नी है और मैं अब एक बेटी का पिता भी बन गया हूँ। वह मेरी मनपसंद औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंद की औरत से मिलती है वह कहीं से भी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी उसी तरह की बहुत प्यारी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कविता जैसी पत्नी मिली। वह मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है और मेरी ज़िंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।